जिसकी हम बात करेंगे, जैसे हमने कहा है ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमन न्यूट्रिशन की हम बात करेंगे, जिसे हम हिंदी में कहेंगे मानव पोषण। ह्यूमन न्यूट्रिशन, या फिर आप इसे हिंदी में क्या कहेंगे, मानव पोषण। यानी ह्यूमन का जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है, वो क्या क्या हो सकता है और किस तरीके से कितनी एनर्जी हमें मिलती है, कौन सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, सबसे तेज एनर्जी किससे मिलती है, कैसे हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इन सब चीजों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट। देखो एक बात मैं आपको बता देती हूं, इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सी थ्योरी आपको बुक्स में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर और बहुत थ्योरी बुक में देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ इस क्लास में मैं उन्हीं चीजों को डिस्कस करने वाली हूं जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि बिना काम की थ्योरी पढ़ना, हमें गधे वाली चाल नहीं चलनी, हमें घोड़े वाली चाल चलनी है। आप समझ गए होंगे मेरी चीज को, मेरी बात को, कि मैं क्या करने वाली हूं। वही चीज मैं यहाँ करवाने वाली हूं जो एग्जाम में पूछी जाती है, जो संभावित है कि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखो, ह्यूमन न्यूट्रिशन, यदि मानव पोषण की बात करें तो जो बच्चे आ गए हैं बढ़िया बात है, और जो नहीं आए वो शेयर कर देंगे तो भी आ जाएंगे। देखो हमारा जो ह्यूमन न्यूट्रिशन है, मानव पोषण के रूप में, ध्यान से सुनना, मानव पोषण के रूप में हम क्या क्या खा सकते हैं। देखो सबसे पहले मानव पोषण के रूप में हमारा जो पहला कंपोनेंट है, इसको कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्या कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट। और जो मेरे से डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं, पाचन तंत्र जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ लिया है, उन्होंने अच्छे से देख लिया होगा। तो देखो गुड आफ्टरनून, सॉरी, हाँ सभी को गुड आफ्टरनून। अब देखो जो कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कह सकते हैं, शर्करा यानी शुगर भी कहा जा सकता है। पहला जो मानव का पोषण है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में हम लेते हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में हम खाते हैं, वो क्या होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिसे हम शर्करा या फिर शुगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो दूसरा कंपोनेंट है, इसको कहा जाता है प्रोटीन। हम क्या खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं। भोजन में हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट के बाद में हम क्या खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं। और तीसरे नंबर पे आप प्रोटीन के बाद में क्या खाएंगे, फैट खाएंगे। फैट, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं, लिपिड बोल सकते हैं, या फिर इसको वसा भी लिखा जा सकता है। ये हमारे मानव पोषण के कंपोनेंट हैं। चौथा पॉइंट क्या है कि फैट के बाद में आप क्या खा सकते हैं, कुछ विटामिन्स। जो विटामिन्स है ये भी हमें लेना बहुत जरूरी है हमारे भोजन में। और पांचवें नंबर पे जो हम खाते हैं वो होते हैं हमारे मिनरल्स, जिसे हम क्या कह सकते हैं, खनिज लवण। मिनरल्स या फिर क्या कह सकते हैं, खनिज लवण कह सकते हैं। देखो इनमें से सबसे ज्यादा मात्रा में खाया जाने वाला जो ह्यूमन न्यूट्रिएंट है, जो ह्यूमन न्यूट्रिएंट है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। हम सबसे ज्यादा क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। ठीक है, क्यों खाते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन आसानी से हो जाता है, और कार्बोहाइड्रेट सबसे तेज यानी कि फास्ट एनर्जी हमें क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। तो देखो मेरी बात, इन 5 कंपोनेंट में से सबसे ज्यादा जो मेन कंपोनेंट्स है, हमारे मेन मुख्य जो पोषण तत्व है, वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या फिर फैट। देखो ये जो विटामिन्स और खनिज लवण है, विटामिन्स और खनिज लवण को हम अलग से नहीं खाते, हम इन्हीं के साथ किसी ना किसी रूप में विटामिन और क्या खा लेते हैं, खनिज लवण खा लेते हैं। जैसे आपने नींबू है उसमें विटामिन सी खाई, ऑरेंज में आपने विटामिन सी खाई। ठीक है, तो आप ये जो विटामिन्स है ये किन के साथ खा रहे हो, यही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की बात नहीं कर रही, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वाले पदार्थ हैं इनके साथ ही आप क्या खा लेते हो, विटामिन्स खा लेते हो, और क्या खा लेते हो, खनिज खा लेते हो। अगर मैं बात करूं एनर्जी की, हमें एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाता है, तो ये तीनों कंपोनेंट ऐसे हैं जो हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। कभी भी विटामिन और खनिज लवण हमें ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकते। तो आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन से अवयव है, ऐसे कौन से भोजन के अवयव है जिन्हें लेना बहुत जरूरी है और बहुत सूक्ष्म मात्रा में उनको लिया जाता है, लेकिन वो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो वहां हमारा आएगा विटामिन और क्या आएगा, हमारा खनिज लवण। यानी विटामिन और खनिज लवण हम इन तीनों कंपोनेंट के साथ खाते हैं, लेकिन कभी हमें ऊर्जा प्रदान ये नहीं कर सकते। एक बार एग्जाम में सवाल भी पूछा गया था कि एक 500 ml वाटर वाले एक ग्लास में इतना मात्रा दी हुई थी कि इतनी विटामिन डाली गई है, तो बताओ उससे कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी, ऐसे सवाल था। ऑप्शन में जैसे मान लो 5 कैलोरी हो गया, 10 कैलोरी हो गया, 15 कैलोरी हो गया,
और वहां ऑप्शन में 0 कैलोरी भी दिया हुआ था, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 0 कैलोरी। क्यों आना चाहिए? हमें पता है कि विटामिन और खनिज लवण तो ऊर्जा प्रदान ही नहीं करते। तो अगर कोई सवाल आपसे ऐसा बन जाता है कि इतनी विटामिन डाली गई, इतने खनिज लवण डाले गए, तो बताओ कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होगी? तो आपका आंसर हमेशा आना चाहिए 0, 0, क्योंकि ये पदार्थ कभी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है इतना? तो आपको याद रखना है कि हमारे भोजन के मुख्य अवयव 3 होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और फैट या फिर लिपिड हो गया, जो हमें क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? ऊर्जा दे सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हम इनमें से एक एक कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहां से इस विटामिन से तो सवाल बहुत अच्छे बनते हैं, और इनमें सवाल प्रोटीन से भी अच्छे सवाल बन रहे होते हैं। कौन से बनेंगे वो अभी पढ़ाऊंगी मैं। तो एक एक कंपोनेंट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूं, हम किसको पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे, जिसे हमने क्या कहा है? शर्करा। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूं क्योंकि चार्ट से इसको पढ़ना पड़ेगा। हम सबसे पहले ह्यूमन न्यूट्रिशन, मानव पोषण में किसकी बात करने वाले हैं? तो आपकी हेडिंग होगी, फर्स्ट हम पढ़ेंगे भाई कार्बोहाइड्रेट्स को हम पढ़ेंगे। हम किसको पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स या फिर आप इसे हिंदी में क्या कह सकते हैं? शर्करा। शर्करा, और शर्करा को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? शुगर। यानी अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स या फिर क्या होंगे? शुगर होंगे। ध्यान से देखो, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बने होते हैं? तो इन कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए चाहिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी कि ऐसे पदार्थ जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। ध्यान से सुन लेना, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, वे शुगर, शर्करा या फिर क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अब देखो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सवाल बनता है किस रेशियो में पाए जाते हैं? किस रेशियो का मतलब आप समझ गए, किस अनुपात में, कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन कितना होना चाहिए, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन कितना होना चाहिए। तो देखो यहां पे यदि मैं बात करूं, इनका जो रेशियो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 1:2:1। यानी कि कार्बन 1 अनुपात में होना चाहिए, हाइड्रोजन 2 अनुपात में होना चाहिए, और ऑक्सीजन कितने अनुपात में होना चाहिए? 1 अनुपात में। तो अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो 1:2:1। मेरी बात ध्यान से सुनो। राहुल जी ये कुछ बोल रहे हैं कि मैडम कमेंट ही देख लो। तो अगर मैं कमेंट देखने लग गई तो फिर पढ़ाएगा कौन? स्टार्ट तो करने दो मुझे। जब 10-15 मिनट हो जाएगी तो मैं अपने आप देख लूंगी। तुम्हें जो मैंने कहा है कि आपको मेरे साथ साथ कमेंट में आंसर लिखते जाना है, जो मैं पढ़ा रही हूं, तो तुम्हारा भी रिवाइज हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको रेशियो लिखना है 1:2:1। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कार्बोहाइड्रेट का मैंने लिखा, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? भाई मैडम प्रूफ करके दिखाओ कि 1:2:1 के रूप में कैसे पाए जाते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आपके सामने ग्लूकोज। फॉर एग्जाम्पल क्या लिख दिया? ग्लूकोज लिख दिया। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो गया? C6H12O6। यानी कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6। यदि आप इसको सिंपल रेशियो बनाओगे तो ये कितना हो गया? 6:6। और ये कितना हो गया? 6×2=12 और फिर 6×1=1। ठीक है, तो यहां पे रेशियो आपके सामने कितना निकल के आया? 1:2:1। यानी यहां से ये रिजल्ट आता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट में 1:2:1 के रूप में पाए जाते हैं। अच्छा सवाल है और बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर है? तो आपको क्या लिखना है कि 1:2:1। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज C6H12O6, और यहां से इसका सिंपल रेशियो बनाएंगे तो वो कितना हो जाएगा? 1:2:1 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट बात आपको क्या याद रखनी है कि 1 ग्राम जो ग्लूकोज है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, मैं इतना ही लिख देती हूं, 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है, जो ग्लूकोज है, इससे लगभग 4.3 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ऐसा सवाल भी बन जाता है। 4.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम की बात कर रही हूं मैं, केवल 1 ग्राम की। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4.3 कैलोरी ऊर्जा क्या होती है? प्राप्त होती है। क्या होती है? प्राप्त होती है। इसके बाद में आप क्या लिख देंगे कि सबसे
सबसे तेज एनर्जी, आपसे सवाल बन जाए फास्ट एनर्जी, सबसे तेज एनर्जी, सबसे तेज ऊर्जा कौन प्रोवाइड करवाता है, सबसे फास्ट एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाता है, तो भी आपका आंसर आ सकता है शुगर। शुगर यानी आप शर्करा कह सकते हैं या फिर इसको क्या कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी कहा जा सकता है। अब देखो एक सवाल जो बहुत बार बना हुआ है और वो बनता है इसके फॉर्मूला से। इसका फॉर्मूला पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला किस तरीके से बना हुआ होता है। तो आप क्या कहेंगे कि मैडम कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला इस रूप में पाया जाता है CH2O और इसकी पावर N, इस रूप में। क्योंकि मैंने 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कार्बन तो आपको पता है कि एक के अनुपात में आना है और ऑक्सीजन भी कितने अनुपात में आना है, 1 अनुपात में, जबकि हाइड्रोजन कितने अनुपात में आने चाहिए, 2 अनुपात में आने चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा। आप लिख भी सकते हो C1H2O1, आप लिख भी सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम में ऑप्शन इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ N का मतलब क्या है, ऐसी बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़ती है, शुगर की, ग्लूकोज की जो भी है, और किसका निर्माण करती है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। तो यदि आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे CH2O। रटने की जरूरत नहीं है, आपको पता है 1:2:1 बनाना है, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। और जब कभी भी ऐसा फॉर्मूला पूछा जाता है तो आप उसको ब्रैकेट लगा के क्या लिख दो, N लिख दो। N क्यों लिख रहे हैं, N इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ऐसी एक इकाई तो होती नहीं है, ऐसी बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़ती है, इसलिए अपन इसको यहाँ पे क्या लगा देते हैं, N लगा देते हैं कि इस N की जगह कितनी भी इकाइयां, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, इन्फिनिट कितनी भी आ सकती है, डैश 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 कितनी भी आ सकती है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे क्या लगा दिया, N लगा दिया। ये जो फॉर्मूला है ये किसका हो गया, हमारे कार्बोहाइड्रेट का या फिर शुगर शर्कराओं का हो गया। और सबसे तेज एनर्जी भी कौन प्रोवाइड करवा रहा है, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है माही जी, ठीक है, क्लियर है इतना। देखो एक बार रिवाइज कर रही हूं, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है ये किस किस से मिलके बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका रेशियो पूछे तो आप क्या कहोगे, 1:2:1 के रूप में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, ग्लूकोज। ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है या फिर शर्करा है, और ग्लूकोज का अनुपात क्या हो गया, सॉरी C6H12O6, तो आपने अनुपात 1:2:1 निकाल लिया। और अगर आपसे पूछ लिया गया कि बताओ 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो आप कहेंगे 4.3। और सबसे तेज एनर्जी, सबसे तेज ऊर्जा प्रदान करने वाला ह्यूमन जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर होता है। और यदि इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे, CH2O और इसकी पावर N, यानी कि ऐसी एक इकाई है, इसे बहुत सारी इकाइयां आके आपस में जुड़ सकती है। अब मेरा आपसे सवाल है, सवाल ये है कि ये जो हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, कि जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, तो इस कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ध्यान से सुनना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारी आहार नाल का कौन सा भाग शुरू कर देता है, यानी कि लगभग 70% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, पाचन हमारे कौन से भाग में होता है। हाँ, टाइप्स करवाएंगे अभी कि लगभग 70% जो कार्बोहाइड्रेट है, कि लगभग जो कार्बोहाइड्रेट है, 70% जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे आहार नाल के कौन से भाग में। महेश कुमार जी ने आंसर दे दिया, मुख। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, आप आंसर दो। अर्जुन जी बोल रहे छोटी आंत में। राम, आपका क्या नाम है, टॉपिक का नाम है ह्यूमन न्यूट्रिशन, मानव पोषण। कोई स्टमक बता रहा है, ब्रह्मोस जी माउथ बता रहे हैं। आज आ गए क्या आप क्लास में, कल तो थे नहीं भाई। माउथ, चलो बहुत से, सपना कुमारी जी भी माउथ बता रही है, राकेश जी मुंह, ब्रह्मोस जी माउथ, ओके। टीना बता रही है इंटेस्टाइन, माउथ केविटी, मुख गुहा में। चलो ठीक है, जिन्होंने रमेश योगी से बता रहे हैं, मतलब वो स्टूडेंट जो मेरे साथ जुड़ के आ रहे हैं हर क्लास में, उन्होंने सही आंसर दिया है। ये एनालाइज तो मैंने कर लिया है। जो रेगुलर शुरू से क्लासें ले रहे हैं, जो शुरू से रेगुलर क्लास ले रहे हैं, वो इस चीज को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू और इतना अच्छा पढ़ने के लिए। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, देखो इन कार्बोहाइड्रेट का पाचन, लगभग 70% जो डाइजेशन है, पाचन है, ये हमारी मुख गुहा में,
मुख गुहा में हो जाता है, यानी आप माउथ बोल सकते हैं या फिर माउथ कैविटी के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। तो माउथ कैविटी में लगभग 70% कार्बोहाइड्रेट का क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। और करता कौन है, तो उस एंजाइम का नाम आप बता देंगे एमाइलेज। अगर एंजाइम भी पूछ लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में कौन सा एंजाइम कर रहा है, तो आप कहेंगे एमाइलेज, या फिर इसको किस नाम से जाना जाता है, टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज भी क्लियर कर लेना कि पाचन कौन करवाता है, तो हमारी स्लाइवा लार करवाती है, और स्लाइवा के अंदर एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम एमाइलेज या फिर टाइलिन होता है, जो स्पेशली किसका डाइजेशन करवाता है, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करवाता है। और इसीलिए 70% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ में हो जाता है, तो हमें एनर्जी अच्छे से मिल पाती है। ओके, ठीक है संजय सैनी जी, पंकज नेगी जी, ठीक है। हाँ, प्रियंका यादव, ठीक है, टाइलिन क्लियर है इतना। चलो मैं मिटा देती हूँ इसको, अब आगे की बात करते हैं। ये कुछ बेसिक सा नॉलेज है जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स का होना चाहिए। अब आप ध्यान से सुनो, यहां से सवाल बनेगा, अच्छा सवाल, और आपको रटने की जरूरत नहीं है, कुछ एक नाम आपको याद रखने हैं। देखो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये कितने टाइप में पाए जाते हैं, 3 टाइप्स। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बताओ कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे कि मैडम 3 प्रकार के होते हैं। वो होते कौन से हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ वो 3 प्रकार कौन से हैं, आपको आज से याद रखना है। सबसे पहले प्रकार को कहा जाता है मोनोसैकेराइड। क्या कहा जाता है, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड या फिर मोनोसैकेराइड्स के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरे नंबर पे जो कार्बोहाइड्रेट या शर्करा आती है इनको कहा जाता है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड इंपॉर्टेंट है, डाइसैकेराइड इनको कहा जाता है, या फिर इनका नाम होता है ओलिगोसैकेराइड। स्टार लगा लेना, आपको डाइसैकेराइड कम देखने को मिलेगा, आपको ओलिगोसैकेराइड ज्यादा देखने को मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, दूसरा नाम। और तीसरा जो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है इसको कहा जाता है पॉलीसैकेराइड। क्या कहा जाता है, पॉलीसैकेराइड। तो आपको क्या बताना है कि मैडम कार्बोहाइड्रेट्स या शर्कराएं 3 प्रकार की होगी, जिसमें सबसे पहली कौन सी है, मोनोसैकेराइड, दूसरी कौन सी है, डाइसैकेराइड, या फिर इसको क्या कहा जा सकता है, ओलिगोसैकेराइड कहा जा सकता है, तीसरा कौन सा है, पॉलीसैकेराइड है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो यहाँ पे कि अगर मैं पूछूं आपसे, जैसे सवाल बनी जाए कि बताओ मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे साथ अच्छे से समझना है। क्लास को शेयर करो, जल्दी शेयर करो, ठीक है। अब देखो मोनोसैकेराइड क्या हो सकते हैं, ध्यान से सुनना अच्छे से, और ये टॉपिक इतना अच्छा क्लियर होना चाहिए कि आज के बाद में जब मैं आपसे कभी भी इस चैप्टर से रिलेटेड सवाल पूछूं तो एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो मुझे ये बोले कि मैडम मुझे नहीं आता। क्लियर है, और आपको अपना काम करते जाना है, साथ साथ जैसे मैं पढ़ाऊं वैसे वैसे आपको कमेंट्स में रिवाइज करते जाना है। देखो मोनो का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो, मोनो का मतलब होता है एक सिंगल के लिए हम साइंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर जो नोमेनक्लेचर करते हैं, जो नामकरण करते हैं, वहां एक कंपाउंड को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मोनो का यूज करते हैं। और सैकेराइड का मतलब क्या होता है, शर्करा, यानी कि एक शर्करा। इसका हिंदी में मतलब क्या निकल के आया, एक शर्करा, यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें केवल कितनी शर्करा पाई जाती है, एक शर्करा पाई जाती है, ठीक है। हाँ, सीजीएल, एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, मैं तो ये बोल रही हूँ यूपीएससी वाले बच्चे भी ये क्लास ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या कहोगे कि मैडम मोनोसैकेराइड का मींस, यहाँ मोनो का मींस एक है और सैकेराइड को हम क्या कह रहे हैं, शर्करा। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें कितनी शर्करा पाई जाती है, केवल एक शर्करा पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड कहते हैं। अब आपसे सवाल क्या बनेगा, इसके एग्जाम्पल के सवाल बन गया कि निम्न में से कौन सी एक मोनोसैकेराइड शर्करा है, निम्न में से कौन सी एक डाइसैकेराइड शर्करा है, निम्न में से कौन सी एक पॉलीसैकेराइड शर्करा है। तो आपको करना क्या है, वो एग्जाम्पल्स आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। सबसे पहली एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें एक शर्करा पाई जाती है और उसका नाम होता है ग्लूकोज। क्या नाम होता है जी, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको याद ही, हम क्या लिखते हैं, C6H12O6 इसको लिखा जाता है। पहला एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है, ग्लूकोज लिखा है। अब ध्यान से देखो कि ये जो ग्लूकोज है,
आपको पता है कि ये ग्लूकोज कहां पाई जाती है? हमारे ब्लड में पाई जाती है। मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है, एक रोग पढ़ाया होगा इंसुलिन की कमी से, तब मैंने कुछ बताया होगा कि ये शुगर जो है, ये ग्लूकोज जो है, ये कहां पाई जाती है? हमारे ब्लड में पाई जाती है, इसीलिए इसे ब्लड शुगर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ब्लड शुगर। यानी आपसे सवाल बन जाए कि रक्त शर्करा कौन सी शर्करा को कहा जाता है, तो रटने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर क्या देना है? ग्लूकोज देना है। क्यों देना है? क्योंकि हमारे रक्त के अंदर जो शर्करा पाई जाती है वो कौन सी होती है? ग्लूकोज होती है। तो आपका आंसर क्या आएगा कि मैडम ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर या फिर रक्त शर्करा के नाम से भी जानते हैं। क्लास का टाइम है डेली 2 से 3। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल मैं यदि आपके सामने लिखूं तो उस शर्करा का नाम है फ्रक्टोज शर्करा। फ्रक्टोज शर्करा, और नाम सुनते ही बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपके दिमाग में आ गए होंगे इस फ्रक्टोज से रिलेटेड। सवाल क्या होंगे? ध्यान से देखो। फ्रक्टोज शर्करा, सबसे पहले ये जो शर्करा है ये किसमें पाई जाती है? फ्रूट में। जितने भी फल होते हैं, जितने भी फ्रूट्स होते हैं, जैसे सबसे ज्यादा पाई जाती है ग्रेप्स में, अंगूर में। आपसे सवाल बन जाए कि अंगूर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली शर्करा का नाम बताओ, तो आप कहेंगे फ्रक्टोज। क्या कहेंगे? फ्रक्टोज। और ये फ्रक्टोज किसमें पाई जाती है? फ्रूट में, इसीलिए इसको फ्रूट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। आप इसे क्या कहेंगे? फ्रूट शुगर या फिर फल शर्करा के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद में देखो, ये जो शर्करा है फ्रक्टोज, गन्ना, शुगर केन का नाम सुना है? गन्ने का नाम। तो शुगर केन, गन्ने में भी कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज। इसीलिए इसे शुगर केन या फिर गन्ने की शर्करा भी कहा जाता है। शुगर केन या फिर गन्ने की शर्करा भी कहा जाता है। तो आपको सवाल पूछ लिया जाए कि बताओ फ्रूट शुगर या शुगर केन शुगर यानी गन्ने की शर्करा कौन सी होती है, तो आप क्या कहेंगे? मैडम फ्रक्टोज शर्करा, जो एक प्रकार की मोनोसेकेराइड है, एक प्रकार की मोनोसेकेराइड है, उसे हम फ्रूट शुगर, फल शर्करा और इसके साथ गन्ने की शर्करा भी कहते हैं। और इसके अलावा फ्रक्टोज शुगर है, इसकी उपस्थिति जो हनी होता है, हनी जिसे हम क्या कह सकते हैं? शहद। शहद बहुत मीठा होता है ना, नेचुरली बहुत स्वीट होता है, बहुत मीठा होता है। शहद में बहुत अच्छे मिनरल्स भी होते हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है शहद, हनी। तो होता क्या है कि ये फ्रक्टोज शुगर जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स में जैसे सबसे ज्यादा अंगूर में पाई जा रही है, शुगर केन में पाई जा रही है, जिसे हम गन्ने की शर्करा कह रहे हैं। इसके अलावा जो शहद है, हनी में भी कौन सी शर्करा देखने को मिलती है? फ्रक्टोज शर्करा देखने को मिलती है। अब देखो, इस फ्रक्टोज शर्करा को प्राकृतिक रूप से, आपसे सवाल क्या बनेगा? प्राकृतिक रूप से नेचुरली, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा यदि आपसे पूछी जाए तो भी आपका आंसर क्या आएगा? फ्रक्टोज आएगा। तो भी आपका आंसर क्या आएगा? फ्रक्टोज आएगा। मैडम गन्ने को इंग्लिश में शुगर कैन बोलते हैं, राजेश चौधरी जी, चौधरी राजेश मिल, शुगर कैन बोलते हैं गन्ने को, ठीक है। तो नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी, सबसे स्वीट शुगर यदि पूछ ली जाए प्राकृतिक रूप से, नेचुरली, तो आपका आंसर क्या आएगा? फ्रक्टोज आएगा। तो मोनोसेकेराइड की बात अभी हम कर रहे हैं। मोनोसेकेराइड, ध्यान से सुनो, मोनो का मींस क्या होता है? एक, सेकेराइड का मतलब शर्करा, यानी कि जिनमें केवल एक शर्करा पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड कहते हैं। पहला एग्जांपल लिया हमने ग्लूकोज, इसकी तरफ मत देखो, एक बार खुद रिमाइंडेड करो चीजों को। एग्जांपल क्या है? ग्लूकोज है। मैडम ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का अनुपात 1:2:1 होना चाहिए। कोई बात नहीं प्रदीप जी, लेट हो गए तो। अब इसके बाद में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज किसमें पाई जाती है? हमारे ब्लड में पाई जाती है, इसीलिए इसे ब्लड शुगर भी कहा जाता है, रक्त की शर्करा भी इसको कहा जाता है। और इसके बाद ये जो फ्रक्टोज शर्करा है, दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है मोनोसेकेराइड का? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज शर्करा फ्रूट्स में देखी जाती है, जितने भी फल होते हैं मीठे फल, उसमें क्या पाई जाती है? फ्रक्टोज शर्करा। इसीलिए इसे फ्रूट शुगर, फल शर्करा भी कह सकते हैं। और गन्ने की शर्करा यानी कि शुगर कैन शुगर के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। और इसकी उपस्थिति सबसे ज्यादा अंगूर में, फ्रूट्स में किसमें पाया जाता है? अंगूर में। और शहद, हनी में भी इसकी उपस्थिति देखी जाती है। और प्राकृतिक रूप से यदि सबसे मीठी शर्करा पूछी जाए तो भी आपका आंसर क्या होगा? फ्रक्टोज होगा। इसके अलावा हम रनिंग में रख रहे हैं, अभी हम मोनोसेकेराइड ही पढ़ रहे हैं।
हाँ, एक डी ग्लूकोज होता है, एक एल ग्लूकोज होता है। ओम सिंह भाटी जी बात सही है, लेकिन उस वो लेवल हमारा यहाँ नहीं है। वो स्कूलिंग में पूछा जाता था, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, डी सुक्रोज, ये सब। हाँ पता है मुझे डी और एल का, वो संरचना बना के हम बता सकते हैं कि डी और एल OH की उपस्थिति के आधार पे बताया जाता है। अगला एग्जाम्पल, अगली शर्करा जो मोनोसेकेराइड है, आप मुझे जल्दी से बताएंगे आरएनए व डीएनए की शर्करा का नाम बताओ जल्दी से। आरएनए और डीएनए की शर्करा, आरएनए क्या हो गया, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए क्या हो गया, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए क्या हो गया, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। मैंने फुल फॉर्म बता दी है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इनकी शर्करा का आपको नाम जल्दी से बताना है। सवाल बहुत बार बना हुआ है कि हमारे आनुवांशिक पदार्थ में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है, कौन बताएगा? उमेश जी बोल रहे राइबोज, महेश जी बता रहे राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ओम सिंह भाटी जी। दोनों में कॉमनली बतानी है, आरएनए और डीएनए की शर्करा कौन सी होती है? रोहित जी फ्रेक्टोज, उमेश जी बोल रहे हैं डीऑक्सीराइबोज। जल्दी से सही आंसर देखे, देखो कौन कौन सही आंसर देता है। सपना कुमारी बोल रही है रिबोज, अच्छा राइबोज हो गया। सीमा जी बता रहे हैं ग्लैक्टोज। चलो सबने लगभग ने सही आंसर दिया है, लगभग ने सही आंसर दिया है। ओके ब्रह्मोज जी, सुनील जी ठीक है, सोनी कुमार है, सॉरी, ठीक है संजय सैनी जी। ओके चलो अब डीएनए और आरएनए की जो शर्करा है, उस शर्करा को हम कॉमनली बोल देते हैं राइबोज शर्करा। क्या कह देते हैं? राइबोज शर्करा। देखो आरएनए की बात करें, अगर अपन सेपरेटली लिखे तो आरएनए की जो शर्करा, इसको क्या कहा जाता है? राइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा कहा जा सकता है। और डीएनए की जो शर्करा है, इसको क्या कहा जा सकता है? डीऑक्सीराइबोज। इसको आप क्या बोल सकते हैं? डीऑक्सीराइबोज शर्करा कहा जा सकता है। और ये दोनों ही शर्करा को अगर मिला के देखें तो इनको पेंटोज शर्करा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेंटोज शर्करा इनको कहा जाता है। तो ये राइबोज और डीऑक्सीराइबोज है, ये भी किसका एग्जाम्पल है? मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल है। तो सवाल कुछ घुमा के बन जाता है कि बताओ डीएनए और आरएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, या फिर पॉलीसेकेराइड है? तो आप क्या कहेंगे कि मैडम आरएनए में पाई जाने वाली राइबोज शर्करा और डीएनए में पाई जाने वाली डीऑक्सीराइबोज शर्करा दोनों ही किसका उदाहरण होते हैं? मोनोसेकेराइड का उदाहरण होते हैं, जिसे अपन एकल शर्करा के नाम से भी जानते हैं। मुझे बताओ ये मोनोसेकेराइड में कोई डाउट है क्या आपको? मोनोसेकेराइड में तो शायद कोई डाउट नहीं होगा। एक शर्करा होगी, ग्लूकोज होगा, ब्लड शुगर, फ्रक्टोज, फ्रूट शुगर, गन्ने की शर्करा, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा, आरएनए में राइबोज शर्करा, डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शर्करा, दोनों को मिला के हम इसे पेंटोज शर्करा कह देंगे, जो एक प्रकार की कैसी है? मोनोसेकेराइड है। जल्दी से बताओ, क्लियर है इतना? क्लियर है? क्लियर है क्या? इसका आंसर दो मुझे। हाँ, डीएनए में एक ऑक्सीजन कम होती है, कोई डाउट नहीं है। ज्ञान धाम जी, वैसे आप तो ज्ञान धाम हो, आपको क्या डाउट होने वाला है? हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्लीट जनरल साइंस पढ़ाऊंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब तुम्हें एक बात और बोल देती हूँ, तुम शेयर नहीं कर रहे क्लास को, मैं नहीं देख रही, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम इग्नोर करोगे, ये सही नहीं है भाई। टाइम 2 से 3, क्या नाम है आपका? सीताराम जी, टाइम है 2 से 3। चलो आगे चलते हैं, क्लियर हो ही गया। ओके, थैंक्स ऑल इतना जल्दी समझने के लिए। बस ऐसे समझते रहो तो हमारे टॉपिक जल्दी हो जाएंगे। ओके चलो, मैं इसको स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से लो। स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से लो, मैं इसको क्लियर करूंगी, मिटाऊंगी फिर। ले लिया होगा, चलो ठीक है।
ये बात हमने किसकी कर ली है, मोनोसेकेराइड की बात हमने यहाँ कर ली है। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, डाइसेकेराइड की बात करेंगे। आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि बताओ डाइसेकेराइड या फिर ओलिगोसेकेराइड क्या होते हैं, तो आप क्या कहोगे कि मैडम यहाँ डाई का मतलब होता है दो। डाई का मीन्स क्या होता है, हम केमिस्ट्री में जब नामकरण कहते हैं तो डाई का मीन्स क्या होता है, दो होता है। और सेकेराइड का मीन्स अभी हमने क्या कहा, शर्करा, यानी कि ऐसी कार्बोहाइड्रेट, सुनना, ऐसी कार्बोहाइड्रेट जिसमें दो शर्कराएं पाई जाती है, दो शुगर प्रेजेंट होती है या फिर दो शर्करा की उप इकाइयां प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या कह देते हैं, डाइसेकेराइड के नाम से जानते हैं। अब देखो ये डाइसेकेराइड कौन कौन सी होती है, फॉर एग्जांपल डाइसेकेराइड का एग्जांपल आपको जैसे मोनोसेकेराइड का याद रखा था ना, वैसे ही आपको एग्जांपल याद रखने हैं किसके, डाइसेकेराइड के। सबसे पहला एग्जांपल मैं लिख रही हूं माल्टोज शर्करा। क्या है भाई, माल्टोज शर्करा, माल्टोज शर्करा। और ये माल्टोज शर्करा किससे मिलके बनी होती है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। आगे लिख देती हूँ, माल्टोज शर्करा किससे मिलके बनी होती है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो आप क्या कहोगे कि हाँ मैडम, ग्लूकोज की दो इकाइयां यानी दो शर्कराएं जब आपस में जुड़ रही है तो एक शर्करा बन रही है, और वो कौन सी है, माल्टोज। इसीलिए हम इसको किसमें रख रहे हैं, डाइसेकेराइड में रख रहे हैं। तो देखो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और इस माल्टोज शर्करा को माल्ट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका उपनाम यदि पूछ लिया जाए कि माल्ट शुगर क्या होती है, और आप क्या कहेंगे, माल्ट का मतलब क्या होता है पता है, बीज, जो अपने सीड होते हैं ना, बीज। माल्टोज शुगर सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, बीजों में पाई जाती है। बीज किसी के भी हो सकते हैं, जो खाने लायक बीज है, उन बीजों के अंदर सबसे ज्यादा क्या देखी जाती है, माल्टोज शर्करा देखी जाती है, जो एक डाइसेकेराइड है और किससे मिलकर बनी होती है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, इसका पहला क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल यहां हम लिखेंगे लैक्टोज। दूसरा एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे, लैक्टोज। और लैक्टोज के नाम से आपको पता चल गया होगा कि लैक्टोज किसकी शर्करा है, दूध की शर्करा। तो आप ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे कि दूध की शर्करा का नाम क्या होता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, लैक्टोज। दूध की शर्करा को क्या कहा जाता है, लैक्टोज कहा जाता है। और ये भी किसका एग्जाम्पल है, डाइसेकेराइड का। और यहां यदि आप तीसरा एग्जाम्पल लेना चाहो कि तीसरा एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है, तो यहां होगा आपका सुक्रोज। सुक्रोज का नाम सुना है, और सुक्रोज से बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सुक्रोज। लैक्टोज किससे मिलके बनती है, अगर कोई पूछेगा तो मैं बता देती हूं, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। आपको क्या बताना है कि ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज जब आपस में जुड़ जाती है तो क्या बन जाती है, लैक्टोज। और सुक्रोज कब बनती है, जब ग्लूकोज और क्या जुड़ जाती है, फ्रक्टोज। यानी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जब आपस में जुड़ जाती है तो बनने वाली डाइसेकेराइड को आप क्या कहेंगे, सुक्रोज कहेंगे। क्या कहेंगे, सुक्रोज कहेंगे। देखो इस सुक्रोज का उपनाम, इसे टेबल शुगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेबल शुगर। टेबल शुगर यानी जो चीनी हम काम में लेते हैं ना, टेबल शुगर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो चीनी हम काम में लेते हैं उस चीनी को, उस शुगर को क्या कहा जाता है, टेबल शुगर। और वो टेबल शुगर कौन सी होती है, सुक्रोज होती है। और ये सुक्रोज क्या होती है, एक प्रकार की डाइसेकेराइड होती है, एक प्रकार की ओलिगोसेकेराइड होती है, चीनी जो आप जानते हैं। इसके अलावा इस सुक्रोज को गुड़ की शर्करा भी कहा जाता है, गुड़ की शर्करा। ठीक है, गुड़ की शर्करा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ गुड़ जानते हो सभी, जानते हो सभी, गुड़ तो जानते हो, तो गुड़ के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, हमारी सुक्रोज शर्करा पाई जाती है, जो किससे मिलकर बनती है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है। क्लियर है, ध्यान से, हाँ क्लियर है। चलो देखो डाइसेकेराइड का पहला एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल है इस डाइसेकेराइड के, तो रिवाइज कर रही हूं। डाई का मतलब क्या होता है, दो, और सेकेराइड का मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो दो शर्करा से मिलकर बने होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, डाइसेकेराइड कहते हैं। और पहली डाइसेकेराइड कौन सी होगी, माल्टोज शर्करा। और माल्टोज शर्करा किससे मिलकर बनी होती है, ये पूछा जाए तो आप कहोगे मैडम जब ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में जुड़ जाती है तो क्या बनती है, माल्टोज। इसे माल्ट शुगर भी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, बीजों में देखने को मिलती है। दूसरा आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे मैडम जो दूध की जो शर्करा है उसका नाम क्या होता है, लैक्टोज। और लैक्टोज भी किसमें पाई जाती है, ओम सिंह भाटी जी, ग्लैक्टोज।
ठीक है। तो लैक्टोज भी किसमें पाई जाती है? दुग्ध में पाई जाती है, तो इसे दुग्ध शर्करा कहा जाता है, जो भी एक डाइसेकेराइड है। और तीसरा एग्जांपल आपका क्या होगा? सुक्रोज होगा। सुक्रोज किससे मिलके बनती है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलके बनती है, जिसे हम टेबल शुगर भी कहते हैं। और ये टेबल शुगर गुड़ की शर्करा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये हमारा किसका उदाहरण हो गया? डाइसेकेराइड का। तो आपको याद रखना है डाइसेकेराइड कौन कौन सी होती है? माल्टोज शर्करा होगी, लैक्टोज शर्करा होगी जिसे दुग्ध की शर्करा कहते हैं, सुक्रोज हो गई जिसे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज भी कहा जाता है, और इसे टेबल शुगर या फिर गुड़ की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करेंगे पॉलीसेकेराइड की। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। एक शर्करा और दो शर्करा का क्या मतलब है कृष्ण कुमार जी? देखो मतलब ये है कि यदि एक इकाई शर्करा की होती है ना, तो उसे क्या बोलते थे? मोनो। अब यहाँ देखो ग्लूकोज में एक ग्लूकोज ही था, फ्रक्टोज में एक फ्रक्टोज ही था, लेकिन माल्टोज में दो ग्लूकोज है, ठीक है। लैक्टोज के अंदर भी एक ग्लूकोज है, दूसरी ग्लैक्टोज है, तो दो शर्कराएं आ रही है ना, तो इसको क्या बोल रहे हैं? डाइसेकेराइड बोल रहे हैं। हाँ कुंदन बोल, क्या बात है? क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से डाइसेकेराइड वाले का। ओके ओके, क्लियर क्लियर, चलो ठीक है, चले आगे। मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स, आपसे एक निवेदन है, क्लास को प्लीज शेयर किया करो, टीचर को बार बार नहीं बोलना पड़े इस चीज के लिए। जब आपको पहले ही बोल दिया जाता है तो बार बार क्यों बुलवाते हो यार। चलो ले लिया तो आगे चलते हैं। देखो यदि मैं बात करूं तो हमारा जो तीसरा टाइप अब बच गया है उसको हमें अच्छे से पढ़ना है, तीसरे टाइप को। और वो जो तीसरा टाइप है वो आपका क्या है? पॉलीसेकेराइड। आप क्या कहेंगे मैडम? तीसरा जो टाइप है उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीसेकेराइड। ये हमारा हो गया पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या कहेंगे इसको? पॉलीसेकेराइड। और पॉली का मतलब क्या होता है? मोर देन वन, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, यानी कि दो तो होगी, दो से भी ज्यादा होंगी। एक से ज्यादा जब शर्कराएं आपस में आती है, दो या दो से ज्यादा लिख देते हैं, दो या दो से ज्यादा जब शर्करा आपस में जुड़ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीसेकेराइड कहा जाता है, ठीक है। अब देखो ये जो पॉलीसेकेराइड है, इस पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो ध्यान से सुनो, इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या होता है? स्टार्च। पहला एग्जाम्पल क्या होता है? स्टार्च। आप पूछोगे कि मैडम स्टार्च क्या होता है? तो देखो स्टार्च क्या होता है? पादपों का रिजर्व फूड, पादपों का संचित भोजन। आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ पादपों का जो रिजर्व फूड होता है, जो संचित भोजन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए स्टार्च। और आप वहां पे ये भी बोल दोगे कि स्टार्च क्या होता है? एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें दो या दो से अधिक इकाइयां आपस में जुड़ी होती है, किसकी? ग्लूकोज की या फिर स्टार्च की जुड़ी होती है। इसके बाद में देखो इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है, स्टार्च क्या होता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए पादपों का संचित भोजन क्या है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? स्टार्च आना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या होता है? सेल्यूलोज। और इंपॉर्टेंट है, दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है? सेल्यूलोज। सबने सुना होगा सेल्यूलोज का नाम। सेल्यूलोज क्या होता है? देखो ये सेल्यूलोज कहाँ पाई जाती है? पादपों की, ध्यान से सुनना, पादपों की सेल वॉल में। पादपों की जो कोशिका भित्ति है, जो सेल वॉल है, सेल वॉल आप किसको कहेंगे? कोशिका भित्ति को। देखो लीफ में भी होती है और इसके साथ में पादपों की जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, इसको बनाने में कौन सहायक होता है? सेल्यूलोज सहायक होता है। कौन सहायक होगा? सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज भी एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि पादपों की जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, वो किससे मिलकर बनी होती है? तो आप क्या कहेंगे? सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा आपको तीसरा जो एग्जाम्पल देना है वो देना है ग्लाइकोजन। आपको क्या देना है? ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन से आपको याद आ गया होगा भाई, हाँ मैडम ने हमें बताया था। क्या हुआ अक्षय जी?
आप क्या कहोगे कि हाँ मैडम ने हमें बताया था कि ग्लाइकोजन क्या होती है। तो क्या होती है, अभी सामने देखो, ये ग्लाइकोजन क्या होती है, मनुष्य का संचित भोजन, मनुष्य का संचित भोजन। मैंने पढ़ाया है आपको ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के बारे में। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि बताओ मनुष्य का संचित भोजन क्या होता है, ह्यूमन रिजर्व फूड कौन सा होता है, तो आप क्या कहेंगे, ग्लाइकोजन होता है। और ये कहां जाके संचित होता है, सबसे ज्यादा संचित कहां जाके होता है, लीवर में होता है, यकृत में। ग्लाइकोजन कहां जाके संचित होता है, यकृत में जाके संचित हो जाता है। तो ग्लाइकोजन क्या है, मनुष्य का एक स्टोर फूड है, एक संचित भोजन है जो मनुष्य के लीवर के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है। और आपको पता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदल रहा होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदल रहा होता है, इंसुलिन हार्मोन बदल रहा होता है। इतना क्लियर है, हाँ लीवर में स्टोर होता है। चलो ठीक है, हाँ सेल्यूलोज पादपों की कोशिका भित्ति सेल वॉल बनाता है। तो 3 एग्जाम्पल क्लियर हो गए, रिवाइज करो। पहला एग्जाम्पल क्या है, स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, पादपों का स्टोर फूड, पादपों का संचित भोजन को आप क्या कहते हैं, स्टार्च, एक प्रकार की पॉलीसेकेराइड है। फिर आपसे पूछा जाए तो दूसरा एग्जाम्पल आप क्या दोगे, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होती है, पादपों की जो सेल वॉल है यानी कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से। तीसरा एग्जांपल पूछे तो आप कहेंगे मैडम ग्लाइकोजन, मनुष्य का संचित भोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। और ग्लाइकोजन कहां जाके संचित हो जाता है, लीवर में संचित हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद में इसका जो चौथा एग्जाम्पल आपको देना है वो क्या देना है, काइटिन। चौथा एग्जाम्पल आपको देना है काइटिन। अब बोलोगे मैडम काइटिन क्या होती है, आप बोलोगे काइटिन क्या होती है, तो आपको यहां बताना है कि जितने भी इंसेक्ट हैं, जितने भी इंसेक्ट को आप क्या कह सकते हैं, कीट पतंग, कीट पतंग, इंसेक्ट या फिर कीट पतंग का बाह्य आवरण, कीट पतंगों का जो एक्सटर्नल ओवरलैपिंग होती है, जो बाह्य आवरण होता है, उसे हम किससे मिलके बना हुआ मानते हैं, काइटिन से। जैसे आपको पूछा जाता है कि कवक की कोशिका भित्ति, देखो सेलुलोज से किसकी बनी होती है, पादपों की। और इसके साथ में आपने नाम सुना होगा शैवाल का, सुना है, शैवाल जिसे हम एल्गी भी कहते हैं, शैवाल एल्गी। तो एल्गी की कोशिका भित्ति भी किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से। क्योंकि आपने हरे शैवाल देखे होंगे, जो हरे शैवाल हैं वो हरे किसकी वजह से है, सेलुलोज की उपस्थिति की वजह से, क्योंकि उनके जो सेल वॉल प्रेजेंट है वो किससे मिलकर बनी है, सेलुलोज से बनी है। तो आपको क्या बताना है कि शैवाल की कोशिका भित्ति भी किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से। और काइटिन इंसेक्ट कीट पतंगों का जो बाह्य आवरण है वो किससे मिलकर बना है, काइटिन से। इसके अलावा आपसे बहुत बार सवाल पूछा जाता है कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, सेल वॉल ऑफ फंगाई, कि कवक की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, काइटिन से मिलकर बनी होती है। और ये काइटिन एक प्रकार का क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। ये सारे जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं वो सारे किसके हैं, पॉलीसेकेराइड के हैं। किसके होते हैं, पॉलीसेकेराइड के। क्लियर है इतना, आप उल्टा रिवाइज करो। पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल काइटिन, इंसेक्ट कीट पतंगों का बाह्य आवरण किससे मिलकर बना होता है, काइटिन से। इसके अलावा कवक की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से। ग्लाइकोजन मनुष्य का एक स्टोर फूड संचित भोजन है जो कहां जाके संचित हो जाता है, लीवर में, यकृत में। सेलुलोज क्या है, पादपों की सेल वॉल जिससे मिलकर बनी होती है वो क्या होती है, सेलुलोज। इसके अलावा एल्गी, शैवाल भी किससे मिलकर बने होते हैं, कोशिका भित्ति, सेलुलोज से। क्या है, एक पॉलीसेकेराइड। स्टार्च है एक पादपों का संचित भोजन है जो भी एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। क्लियर होगा सबका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमने पढ़े हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। राजा बाबूजी बोल रहे हैं क्या मनुष्य में सेलुलोज का पाचन हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि सेलुलोज का पाचन करवाती है अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स है वो जंतुओं में सक्रिय होती है, जानवर में, मनुष्य में नहीं होती, एक अवशेषी अंग होता है। नहीं हो सकता ओम सिंह भाटी जी, सेलुलोज का डाइजेशन नहीं हो सकता क्योंकि सेलुलेज एंजाइम नहीं पाया जाता।
हाँ नहीं हुए मनमोहन जी, गलत बात है ना ये। अरे हाँ, जितने भी जो जंतु है ना जो सेलुलोज खाते हैं, एमआरजी, जितने भी जो जंतु हैं जो सेलुलोज खाते हैं उनमें अपेंडिक्स एक डाइजेशन में भाग लेती है, पाचन में भाग लेती है, लेकिन मनुष्य का ही अवशेषी अंग है, केवल मनुष्य का ही अवशेषी अंग है। ओके, चलिए आगे। ओम सिंह भाटी जी, मांसाहारियों में हो सकता है, मुझे बताना। मांसाहारियों की छोटी आंत तो शाकाहारियों से छोटी होती है। जब शाकाहारियों के अंदर सेलुलोज का पाचन सही से नहीं हो रहा तो मांसाहारियों में कैसे होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। मांसाहारी तो सीधा मांस खा रहे हैं ना, तो उसको तो ऑलरेडी पचा पचाया मिल रहा है, तो वो क्यों सेलुलोज के पीछे पड़ने वाला है? चलो ठीक है, आगे चलो। मिटा रही हूं मैं इसको। ये अभी हमने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट को, तो हमारा ह्यूमन न्यूट्रिशन का एक पॉइंट आज हमने क्लियर कर लिया, और वो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। और अभी हमारे पास 10-12 मिनट बची है, तो उसमें हम थोड़ा सा प्रोटीन पढ़ लेते हैं, क्योंकि प्रोटीन से भी बहुत अच्छे सवाल बन रहे होते हैं। आपको कार्बोहाइड्रेट कल पढ़ के आना है पूरा अच्छे से, ठीक है। अब हम किसको पढ़ेंगे? ध्यान से देखो, अभी हम पढ़ने वाले हैं, हमारा अगला टॉपिक है प्रोटीन। हम किसको पढ़ेंगे? प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, जो ह्यूमन न्यूट्रिशन का भाग है, जो हमें क्या देता है? एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। प्रोटीन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है कि प्रोटीन किससे मिलके बने हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए मैडम अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड को आप क्या कहते हैं? अमीनो अम्ल। अमीनो एसिड को आप क्या कहते हैं? अमीनो अम्ल। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन पाए जाते हैं, जो प्रोटीन हम बाहर से भी खाते हैं, कुछ प्रोटीन हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है, ये जो प्रोटीन है ये किससे मिलके बने होते हैं? अमीनो एसिड्स यानी कि अमीनो अम्लों से। होता क्या है कि एक से ज्यादा अमीनो अम्ल, देखो अमीनो अम्ल भी मिल सकता है, ऑप्शन में आपको पेप्टोन्स भी मिल सकता है, पेप्टोन्स, क्योंकि पेप्टोन्स भी किसकी इकाई होती है? प्रोटीन की इकाई होती है। तो प्रोटीन किससे मिलके बनी होती है? पेप्टोन्स या फिर अमाइनो एसिड से मिलकर क्या बनी होती है? प्रोटीन बनी होती है। अब देखो ये जो प्रोटीन है, देखो एक से ज्यादा अमाइनो एसिड जब एक साथ जुड़ते हैं, रोहिता सोनी जी थैंक यू, जब एक से ज्यादा प्रोटीन एक साथ जुड़ते, सॉरी अमाइनो एसिड एक साथ जुड़ते हैं तो किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। यानी मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि ये एक अमाइनो एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड है, प्लस यहाँ पे कौन सा अमाइनो एसिड जुड़ा? दूसरा अमाइनो एसिड। ऐसे बहुत सारे डैश डैश करके प्लस बहुत सारे अमाइनो एसिड जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है? यहाँ से प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। और यहाँ पे एक सवाल बहुत बार बन रहा है, अच्छे से सुन लेना। यहाँ पे ये जो बॉन्ड बनता है, यानी कि अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो ये जो बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड, इसे आप क्या कह रहे हैं? बंध कह रहे हैं। बॉन्ड या फिर क्या कहा जाता है? बंध। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना बॉन्ड, वांडरवाल बॉन्ड पढ़े होंगे, सहसंयोजक बंध पढ़े होंगे, आयनिक बॉन्ड पढ़े होंगे। तो आपको क्या कहना है कि मैडम जब अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड एक साथ जुड़ते हैं तो कोई ना कोई बॉन्डिंग तो होती है, बॉन्ड तो बनता है, और इस बॉन्ड को क्या कहा जाता है? ये सवाल बनता है। तो आपको आंसर देना है पेप्टाइड बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या कहा जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड। यानी कि पेप्टाइड जो बंध है, आपको पेप्टाइड कैसे याद रखेगा? प्रोटीन से याद रख लो, पे फॉर प्रोटीन और पे फॉर पेप्टाइड। तो पेप्टाइड क्या करते हैं? एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से जोड़ते हैं और किसका निर्माण करवाते हैं? प्रोटीन का निर्माण करवाते हैं। डेली क्लास होती है 2 से 3। ओके रोहित जी, पहली क्लास से कोई दिक्कत नहीं है, आप अब से आगे से रेगुलर कर लेना। तो प्रोटीन आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन किससे मिलके बनी है, तो आप कहेंगे अमाइनो एसिड या फिर पेप्टोन से। और अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो जो बॉन्डिंग होती है, जो बॉन्ड बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा सवाल क्या बनेगा? आपको क्या किया जाता है? अमाइनो एसिड का फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है कि इस अमाइनो एसिड का अगर फॉर्मूला आपको पता है तो वो क्या होता है। तो आपको याद रखना है संरचना से, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला होता है NH2। इसको आप क्या पढ़ोगे? NH2। देखो मैं इसको NH2 ऐसे भी लिख सकती हूँ, लेकिन उसका रीजन है मैं क्यों नहीं लिख सकती, एक बार लिख देती हूँ। इसको NH2, यहाँ पे कार्बन होता है, यहाँ पे R समूह होता है। आर्ट्स वाले बच्चे घबरा मत जाना,
ऐसे मत बोलना मैडम ये क्या लिख दिया, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे एक ग्रुप होता है जिसे हम COOH कहते हैं। ये जो संरचना होती है ये अमीनो अम्लों की होती है। अमीनो अम्लों का जो कार्बनिक सूत्र होता है ये अमीनो समूह हो गया NH2, ये R एल्किल समूह हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया और ये COOH समूह हो गया। देखो NH2 पे हमेशा जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज। एक बात याद रखना, NH2 पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, और COOH पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। और जहां पर NH2 पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि दो चार्ज जब एक साथ आ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज आ रहे हैं, जहां पे दोनों चार्ज एक साथ आ रहे हैं तो इनको क्या कहा जाता है, उभयधर्मी यौगिक। तो ये जो यौगिक है ये कैसा है, उभयधर्मी। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, उभयधर्मी यौगिक। और आपको कहा जाए कि मैडम ये बताओ अमाइनो एसिड उभयधर्मी यौगिक क्यों है, आपसे सवाल क्या बने कि मैडम ये जो अमाइनो एसिड है ये उभयधर्मी यौगिक क्यों है, मैं पूछूं तो आप क्या कहोगे कि मैडम इसलिए है क्योंकि इस पे एक पॉजिटिव समूह है और एक कौन सा समूह है, नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों समूह एक साथ आ जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उभयधर्मी यौगिक कहा जाता है। क्योंकि उभय का मतलब क्या होता है, दोनों का साथ होना, और दोनों अपोजिट होने चाहिए, एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। दोबारा समझाओ मैम, ध्यान से देखो, इस अमाइनो एसिड का जो फॉर्मूला होता है ये आपको याद रखना है। ये अमाइनो समूह होता है NH2, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये एल्किल समूह है और इसके साथ में ये COOH समूह है। ठीक है, ये कैसा होता है, नेगेटिव। क्या बोल रहे हैं आप, हाँ राजेश मिल जी सही बता रहे, बोथ चार्ज आर अवेलेबल। ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव। अगर दोनों चार्ज किसी एक ग्रुप में आपको देखने को मिलते हैं तो आप उसे क्या कहेंगे, उभयधर्मी यौगिक कहेंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई। प्रोटीन अमाइनो एसिड या फिर पेप्टोन से मिलकर बनी होती है। दो अमाइनो एसिड के बीच के अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है, जो बॉन्डिंग होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और यहाँ पे ये जो अमाइनो एसिड है उसकी संरचना होती है NH2CHR COOH, दोनों चार्ज प्रेजेंट है, बोथ चार्ज आर अवेलेबल, दैट इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे आप, उभयधर्मी यौगिकों के नाम से इसको जान सकते हैं। क्लियर है इतना, मैं इसको मिटाऊंगी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको मिटाऊंगी क्योंकि अभी मैं पढ़ाने वाली हूं कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी प्रोटीन पाई जाती है, 22। जयवर्धन चौधरी जी प्लीज, मैं क्लास में पढ़ा रही हूं, आप एक बार क्लास में ध्यान दो। पढ़ना नहीं है तो यू कैन गो, आप जा सकते हैं, बुरा मत मानिए इस चीज को। देवेंद्र जी बताएंगे आपको। देखो टाइम होने वाला है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है और तुम्हारे जो फालतू कमेंट्स हैं उनका आंसर मैं कभी नहीं देने वाली। तो प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूं, यदि मैं क्लास में पढ़ा रही हूं तो मेरे साथ आपको पढ़ना है। आपके जो सवाल आते हैं मैं उनका आंसर देती जाती हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। प्लीज गाइज अंडरस्टैंड दिस। आप सब इस चीज को अंडरस्टूड कर सकते हो कि मैं क्या बोल रही हूं आप लोगों को। योगेश जी क्लास 2 से 3 शुरू होती है। ध्यान से देखो हमारी बॉडी में, ध्यान से देखो, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो मेरे साथ जुड़े रहे और जिनको नहीं पढ़ना वो जा सकते हैं भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है वो कितने प्रकार की होती है, 22 प्रकार की प्रोटीन, 22 प्रकार की प्रोटीन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये 12 प्रोटीन अलग होती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और एक कैसी होती है 10 प्रोटीन। एक तो कौन सी होती है 12 प्रोटीन और एक कैसी होती है 10 प्रोटीन। इनमें से देखो ये जो 12 प्रोटीन है
ये जो 12 प्रोटीन है ये हमारी बॉडी में बनती है, हमारी बॉडी में बनती है। ऑलरेडी हमारा जो शरीर है ये क्या बना सकता है, प्रोटीन बना सकता है। तो कितनी प्रोटीन ह्यूमन बॉडी के अंदर बन सकती है, तो आप क्या कहेंगे 12 प्रोटीन, यानी 12 प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर बन सकती है। इसके अलावा कितनी प्रोटीन बच गई, 10 प्रोटीन बच गई। तो ये 10 प्रोटीन हमें किससे मिलती है, डाइट से मिलती है। आप डाइट को क्या कह देंगे, भोजन। हमारा जो भोजन हम खा रहे हैं उस भोजन से कितनी प्रोटीन मिलती है, 10 प्रोटीन मिलती है। क्लियर है, आपको क्या याद रखना है, हमारी बॉडी के अंदर टोटल 22 या 22 प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, जिसमें 12 प्रोटीन ऐसी होती है जो बॉडी में बनती है, हमारा खुद बॉडी बना सकता है, और 10 प्रोटीन ऐसी होती है जो हम डाइट के रूप में लेते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए है क्योंकि इन प्रोटीन के नाम आपको, पूरे नहीं कुछ एक प्रोटीन के नाम आपको पता होना चाहिए। थैंक यू लोकेश जी, सभी को थैंक यू। तो देखो 12 प्रोटीन कौन कौन सी होती है, अब ध्यान से समझो। आप मेरे से पूछ ही सकते हो कि मैडम हमें ये बताओ कि ये 12 प्रोटीन कौन सी होती है जो हमारी बॉडी में बन सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ साथ याद करना है। ऐसे मत सोचना कि यार 12 प्रोटीन कैसे याद होगी, हम कैसे याद कर पाएंगे। तो डोंट वरी, मैं हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 प्रोटीन आप कैसे याद रखेंगे, देखो सबसे पहली प्रोटीन का मैं नाम लिख रही हूं, एक बार मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ, चल नहीं रहा अच्छे से। देखो एक प्रोटीन का मैं नाम लिखूंगी जिसका नाम मैंने बहुत बार पढ़ाया है, ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ाया है, जिसे हम कहते हैं फाइब्रिन प्रोटीन, कहते हैं ना, फाइब्रिन प्रोटीन कहते हैं। ये ऑलरेडी हमारे ब्लड में पाई जाती है, यानी ऑलरेडी हमारी बॉडी में बनती है। दूसरी प्रोटीन इसी फाइब्रिन से बनती है जिसको कहा जाता है फाइब्रिनोजेन। क्या कहा जाता है, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। तो 2 प्रोटीन तो हमें याद हो गई, एक फाइब्रिन हो गई और दूसरी कौन सी हो गई, फाइब्रिनोजेन हो गई। तीसरी प्रोटीन कौन सी होती है, हमने ब्लड में ही पढ़ा था एक प्रोटीन जिसका नाम था थ्रोम्बिन। आप क्या कहोगे, हाँ मैडम हमने पढ़ा था, ये रक्त का थक्का बना रही थी। दोनों ही प्रोटीन क्या कर रही थी, रक्त का थक्का बना रही थी। तो कौन सी हो गई, थ्रोम्बिन हो गई। इसके अलावा थ्रोम्बिन है वो क्या बना लेती है, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, थ्रोम्बिन ही प्रोटीन है वो क्या बनाती है, प्रोथ्रोम्बिन भी बना सकती है। तो 4 प्रोटीन के नाम तो हमें इजी वे में याद ही हो गए क्योंकि ब्लड में पाई जाती है। एक फाइब्रिन हो गई, दूसरी फाइब्रिनोजेन हो गई, तीसरी थ्रोम्बिन हो गई और चौथी क्या हो गई आपकी, प्रोथ्रोम्बिन हो गई। इसके अलावा जो 5वीं प्रोटीन यहां पे होगी, आपने सुना होगा ग्लोबिन का, ग्लोबिन प्रोटीन। एक कौन सी होती है, ग्लोबिन। और यहीं पे 6ठी प्रोटीन इस ग्लोबिन से बनती है, ग्लोब्यूलिन। कौन सी बनती है, ग्लोब्यूलिन। ये भी हमारे ब्लड में पाई जाती है, WBC में पढ़ा था ना हमने कि लगभग 6 से 7% में प्रोटीन्स पाई जाती है, और उन प्रोटीन्स में ग्लोबिन प्रोटीन भी थी। ब्लड वाला चैप्टर पढ़ा है। तो आपको क्या बताना है, 5वें नंबर पे क्या पाई जाती है, वॉइस नहीं आ रही। सभी की प्रॉब्लम है क्या ये कि वॉइस नहीं आ रही, तो 5वें नंबर पे कौन सी होती है, ग्लोबिन होती है। और 6वें नंबर पे आपको क्या बतानी है, ग्लोब्यूलिन बतानी है। ये सारी प्रोटीन्स किसमें पाई जा रही है, ब्लड में पाई जा रही है। 7वीं प्रोटीन में यदि लिखूं तो कौन सी होती है, हिपेरिन प्रोटीन। आप सबने सुना है ना, मैंने पढ़ाया था कि हिपेरिन रक्त में पाई जाने वाली ऐसी प्रोटीन होती है जो रक्त का थक्का नहीं जमने देती, जो रक्त का थक्का नहीं जमने देती। वो इस जिसके पास नहीं आ रही वो एक बार रिफ्रेश कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, समझ में आ गया, आ रही है सबके पास, क्लियर है। चलो 7वीं प्रोटीन मैंने कौन सी लिख दी, हिपेरिन। ये भी किसके अंदर पाई जाती है, ब्लड में पाई जाती है। अब देखो मैं 8वीं प्रोटीन लिख रही हूं, किरेटिन। क्या नाम लिखा मैंने, किरेटिन लिखा। तो आप कहोगे मैडम किरेटिन किसमें पाई जाती है, तो आपको बताना किरेटिन पाई जाती है हमारे हेयर, हमारे बालों में, हेयर एंड हमारे नेल्स में। हमारे नाखून और बालों में जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिटेन कहते हैं। क्या कहते हैं, किरेटिन प्रोटीन कहा जाता है। तो 8 प्रोटीन तो हमने काउंट कर ली। कुछ प्रोटीन जो हर बार पूछी जाती है, 9वें नंबर पे यदि कोई प्रोटीन है तो इसको कहा जाता है केलोजन प्रोटीन। केलोजन, आपको क्या याद रखना है, केलोजन प्रोटीन। आप कहोगे कि ये केलोजन प्रोटीन कहां पाई जाती है, तो हमारी जो स्किन है, हमारी त्वचा में, हमारी त्वचा में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम क्या है, केलोजन प्रोटीन है। और 10वें नंबर पे यदि मैं पढ़ाना चाहूं तो वो प्रोटीन कौन सी होती है केलोजन के अलावा, मुझे बताओ। हमारी हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ओसिन। हमारी हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, पढ़ाया ना मैंने, कौन सी होती है, ओसिन प्रोटीन। तो आपको बताना है ओसिन प्रोटीन, ये भी कहां पाई जाती है, हड्डियों में पाई जाती है। फिर आप 11वें नंबर पे क्या बताओगे,
आपकी मांसपेशियों में कौन सी पाई जाती है? मांसपेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन का क्या नाम है? एक्टिन व मायोसिन। क्या नाम होता है? एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन ये प्रोटीन भी कहां पाई जाती है? हमारी मांसपेशियों के अंदर पाई जाती है। तो 11 और 12 टोटल कितनी प्रोटीन हो गई? ये मायोसिन कौन से नंबर पे आ गई? 12 नंबर पे। कहां पाई जाती है? मांसपेशियों में। मतलब हमारी बॉडी कुल कितनी प्रोटीन बनाती है? 12 प्रोटीन, कुल 12 प्रोटीन का निर्माण कर लेती है। और उन 12 प्रोटीन का नाम मैंने आपके सामने लिख दिया है। देखो क्लास का टाइम हो चुका है, एक बार जल्दी से मैं रिवाइज कर लेती हूँ, फिर से इसकी चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। फिर से करेंगे कल की क्लास में इसकी चर्चा। आप लोग टाइम से जुड़ जाना, क्योंकि फिर कल छूट जाएगा, आप लेट आओगे तो। हाँ, एक बार और समझा रही हूँ सुजीत राव जी, ध्यान से देखो। हमारी बॉडी में हमें टोटल 22 प्रोटीन चाहिए, और इनमें से 12 प्रोटीन हमारी बॉडी में बनती है और 10 प्रोटीन हमें डाइट से, यानी कि कहां से मिलती है? भोजन से मिलती है। तो सबसे पहली जो प्रोटीन है, 12 प्रोटीन जो हमारी बॉडी में बनती है, वो कौन सी होती है? फाइब्रिन। और फाइब्रिन कहां पाई जाती है? ब्लड में। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। फाइब्रिन से क्या बनती है? फाइब्रिनोजेन। 2 क्लियर है। इसके बाद में थ्रोम्बिन से क्या बनती है? प्रोथ्रोम्बिन। ये ग्लोबिन भी कहां होती है? हमारे ब्लड में। ग्लोबिन से क्या बनती है? ग्लोब्यूलिन। फिर हिपैरिन भी कहां पाई जाती है? हमारे ब्लड में। एक कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मोसी बोल रहे हैं। हिपैरिन एक शुगर है। हिपैरिन रक्त में एक रासायनिक पदार्थ प्रोटीन के रूप में पाई जाती है। तो आपको ये हिपैरिन भी ब्लड में देखने को मिलेगी, जो रक्त का थक्का नहीं बना सकती। किरेटिन है, कहां पाई जाती है? हमारे हेयर्स और नेल्स। सवाल बहुत बार बनता है कि बाल और नाखून में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम क्या है? तो आप क्या कहेंगे? किरेटिन है। उसके बाद में कैलोजन प्रोटीन कहां पाई जाती है? स्किन में। सवाल बन जाता है हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन, तो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कोलेजन प्रोटीन, क्योंकि किसमें पाई जाती है? स्किन में। पाई जाने वाली प्रोटीन, ये भी ऐड कर लेना, पाई जाने वाली प्रोटीन। सवाल पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? तो कोलेजन प्रोटीन है, जो हमारी स्किन में, क्योंकि हमारी बॉडी का जो एक्सटर्नल भाग है, जो सबसे बाह्य, सबसे बड़ा अंग है, ऑर्गन है, वो क्या होता है? हमारा स्किन होता है। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन भी स्किन के अंदर पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? कोलेजन या फिर कैलोजन प्रोटीन। लास्ट में हमने पढ़ा ओसिन। ओसिन प्रोटीन कहां पाई जाती है? हड्डियों में पाई जाती है। मैम आपसे कुछ एडवाइस लेनी है, कांटेक्ट हो सकता है क्या प्लीज? मैम ओम सिंह बाटी जी, कांटेक्ट हो सकता है, लेकिन वो कांटेक्ट होगा या तो आप पहले यहाँ हमारे हेड ऑफिस में कांटेक्ट करें, श्रीराम के नंबर लेके, कोचिंग श्रीराम का ही एक, ये आप वहां पे नंबर लेके वहां से बात कर सकते हैं, वहां से मैं आपको कांटेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है। ओसिन प्रोटीन कहां पाई जाती है? हड्डियों में पाई जाती है। और एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन है, ये कहां पाई जाती है? हमारी मांसपेशियों में पाई जाती है। तो टोटल 12 प्रोटीन हमने आज याद कर ली है। कल हम ये 10 प्रोटीन याद करने वाले हैं, और आते ही कल मैं आपसे ये 12 प्रोटीन पूछने वाली हूं।